श्रोताओं नमस्कार। हमारी सेहत के एक और ताजा तरीन अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जीवन शैली के साथ पौष्टिक आहार लेना भी महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा, हार्मोनल संतुलन और समग्र जीवन शक्ति के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। सितंबर महीने को पोषण महीने के रूप में भी मनाया जाता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक भेंटवार्ता। विषय है महिलाओं में पोषण का महत्व। हमारी विशेषज्ञ हैं आहार एवं पोषण विशेषज्ञ मीनाक्षी राणा। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद शालिनी जी। पोषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम खास तौर पर आज बातचीत करेंगे महिलाओं के ऊपर। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि पोषण या पोषक तत्व हमारे खान पान में, हमारे खाने में क्यों इतना जरूरी होते हैं? देखा जाए तो एक परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य महिला करती है और उसकी शुरुआत उसके बचपन से ही हो जाती है। तो इसलिए उसकी डाइट में, उसके खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिससे उसके वो हार्मोन्स बैलेंस रहें, उसमें खून की कमी ना हो और सारी चीज़ों को उसकी हड्डियां स्वस्थ रहें और चाइल्ड बियर करना वो आगे चल के वो कर पाए। तो आपने ये बताया कि पोषण क्यों ज़रूरी है और ख़ास तौर पर महिलाओं का हमने जिक्र किया क्योंकि आज हम जो हमारा विषय यही है। एक फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो एक जो जीवन काल होता है बहुत अलग अलग मोड़ों से गुजरता है, या यूँ कहें कि हार्मोन्स जो हमारे महिलाओं में जो बदलाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अलग अलग स्टेज में। चाहे हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें, लैक्टेशन की बात करें, फिर मेनोपॉज की बात करें। तो शुरुआत में बिल्कुल बचपन से करना चाहूँगी कि जब एक लड़की पैदा होती है तो जहाँ तक उस समय होता है एक बच्चों का जो परवरिश किया जाता है उसमें क्या क्या बहुत ज़रूरी है पोषक तत्व होना? बच्चों में पोषण का काफ़ी महत्व है और स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो मैल न्यूट्रिशन हमारा जो बॉडी है उस वक्त बन रही है, हमारे सिस्टम जो है वो तैयार हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। तो इट्स लाइक कि जैसे घर बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट भी चाहिए, उसमें ईंट भी चाहिए, उसमें आयरन भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उस घर की तरीके से है उसका शरीर, तो उस बच्चे को वो सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बड़ा होके एक अच्छा वयस्क बने या अच्छा एडल्ट बने, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें पोषण उसको बचपन में से ही दिया जाना चाहिए। जी, तो मतलब एक बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेंस्ट्रुएशन के दौरान बिल्कुल आजकल तो 6 ईयर से भी स्टार्ट होने लगा है मेंस्ट्रुएशन, और इसके बारे में उसको पहले से ही एजुकेट कर देना चाहिए, वो तो है ही। लेकिन साथ में उसकी डाइट में आयरन रिच फूड ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस होता है जब उसका वो साइकिल चल रहा होता है। तो मदर्स ये ध्यान रखें कि वो उसको वेजिटेबल्स वगैरह दें, जैसे कि चुकंदर है, गाजर है, उन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। लीफी वेजिटेबल्स जिनके अंदर आयरन होता है, फोलेट होता है, तो वो उनकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मुश्किल बात ये होती है कि बच्चे जो हैं, हम सबके बच्चे कितने ये चीज़ें खाते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि होना चाहिए पर होता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल का जो डाइट पैटर्न बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो तो एक तो समय नहीं है खाने का, किस समय खाना है, और इतना इजी डिलीवरी सर्विसेज है तो उस कारण से वो क्या खा रहे हैं, कितना प्रॉपर है, न्यूट्रिशियस है, तो कैसे उसके ऊपर टैब रखा जाए। मेरा भी 9 साल का बेटा है और मैं समझ सकती हूँ उन मदर्स को। हम तो उनको सब अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन आज मदर भी वर्किंग है। आज बच्चा भी सुबह जाता है, शाम को 4 बजे आता है। ओके, उसका स्क्रीन टाइम भी इतना इंक्रीज हो चुका है। तो डाइट के अंदर से हमें सब कुछ मिल जाए, डाइट के थ्रू सब कुछ मिल जाए, वो आज के समय में पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग उसको ऊपर से कुछ न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, जो कि उसकी उस नीड को कंप्लीट करें, उसके उस गैप को कंप्लीट करें जो उसको खाने से नहीं मिल रहा है। बिकॉज बच्चे टेस्ट कॉन्शियस होते हैं। ओके, उनको वेजीज का टेस्ट नहीं आ रहा है पसंद, तो मदर्स जो हैं उनको जो वो पसंद करते हैं उसको उस फॉर्म में देना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, गाजर खाता है बच्चा, तो आप उसको बॉइल्ड मान लीजिए नहीं पसंद है, तो आप उसको रोस्ट करके दे सकते हैं, या फिर गाजर का आप कोई पुडिंग बना सकते हैं, तो उस फॉर्म में उसको दे सकते हैं।
ओके। और प्रोटीन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप श्योर करिए कि बच्चा दूध से बनी चीज़ें, पनीर ये सब ले, दही ले, या फिर अंडा है, अगर आप नॉनवेज या एगिटेरियन है तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में टेस्टी बना के उसको दीजिए। मतलब ये इंडिविजुअल आपके अपने बच्चे को आपको समझना होगा कि उसका टेस्ट क्या है, उसकी लाइकिंग क्या है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए मीनाक्षी जी कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, मेंसेस आने लगते हैं, वो एक समय ऐसा भी होता है कि बच्चों का पढ़ाई पे भी प्रेशर होता है, और थोड़ा और बड़े हो जाएं तो फिर उनका वर्क प्रेशर भी आ जाता है। यूथ में अगर हम आते हैं तो टीनेजर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? टीनेजर्स में बिल्कुल एक तो पीयर प्रेशर भी रहता है, एक हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पे रेडीमेड चीज़ें मिल रही हैं। आपकी फ्रेंड है, वो अगर कैंटीन से समोसा खा रही है या चिप्स लेकर खा रही है, तो आपको लगता है कि मैं क्यों डिप्राइव रहूं, तो वो बच्ची भी साथ में खाना स्टार्ट कर देती है। तो उससे होता क्या है कि उसके अंदर जो एडिक्टिव्स हैं, जो जंक फूड के अंदर होते हैं, उससे उसका पेट तो भर जाता है, लेकिन वो सारी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जिससे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है लेकिन कैलोरीज मिल रही हैं, और जिससे उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको पीसीओडी या इस तरीके की समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे उसकी साइकिल आती है तो फिर उसको वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लेडी के जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन सेंसिटिव होते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आपने अभी नाम लिया पीसीओएस और पीसीओडी का, तो ये जो है इसका खाने से या न्यूट्रिशन से लिंक है? बिल्कुल, इसका लिंक खाने से है। जो हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, जैसे अगर आप सुबह से अपना देखें नाश्ता, पोहा, उपमा, है ना, और बर्गर या फिर पराठा, पूरी, या फिर इडली, डोसा, फिर लंच में भी वही रोटी सब्जी दाल, फिर डिनर में भी वही रोटी सब्जी दाल, और उसके बीच में फिर आइसक्रीम या फिर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, मंचिंग, बिस्किट्स, नमकीन, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ओवर यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन इनटॉलरेंस जो है वो कर देते हैं। अच्छा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देते हैं, और जो बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। स्ट्रेस की भी बात करें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, तो क्या स्ट्रेस भी कारण बनता है जो इस तरह की ऑब्सेसिव ईटिंग करते हैं लोग? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने ये सवाल किया। जब हम स्ट्रेस में होते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही वो इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी क्रेविंग करने लगती है, और हमारा दिल करेगा मंच करने का, कुछ भी हाई कैलोरी आइटम खाने का। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका वो हार्मोन जो है वो आपसे ये इट्स अ साइकिल। अब जैसे रात को मोबाइल फोन पर हैं बच्चे या बड़े भी, तो नींद की इश्यूज हैं, नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, नींद को तो हम लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसकी वजह से भी वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है। और हमारी बॉडी नींद में रिपेयर करती है तो वो हो नहीं पाता। तो इन सब का असर लेडी के हार्मोन्स पे पड़ता है। मैंने जैसे बताया आपको कि उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सेंसिटिव और न्यूट्रिशन सेंसिटिव होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं। इससे अब हम वर्किंग वुमेन पे भी मैं आना चाहती हूँ कि जहाँ पर बहुत स्ट्रेस तो है ही, जैसा आपने बताया सभी को स्ट्रेस है, लेकिन उसको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर मैरिज हो गई है तो और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, घर भी देखो, बच्चे भी देखो, उसके बाद ऑफिस भी देखो। तो वहाँ पर जब प्रेगनेंसी भी होती है साथ में, तो उस समय बॉडी बहुत चेंज होती है, हार्मोन लेवल चेंज होता है। तो क्या क्या उस समय न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है बॉडी को, क्योंकि वो एक वर्किंग लेडी भी है, तो समय भी नहीं है जिसको आप कहें कि बहुत एलोबरेट कुछ बना ले वो, और साथ में उसको प्रेगनेंसी भी हो गई है। तो क्या आप एडवाइस करेंगे? हाँ, प्रेगनेंसी बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, और आजकल की एम्बिशियस लेडी जो है उसको सब कुछ मैनेज करते हुए उस एज से निकलना है, फर्टाइल होना है, चाइल्ड बेयर करना है, तो उसमें उसको खास ध्यान देना है अपने न्यूट्रिशन लेवल पर। तो अपना मील ना स्किप करें, और अपने मील को वो काफ़ी न्यूट्रिटिव बना सकती हैं। प्रोटीन रिच डाइट, उनको प्रोटीन तो लेना ही लेना है। ओके, तो उनकी डाइट में इनफ लेग्यूम्स हों, दूध से बनी चीज़ें हों,
एग वगैरह हो, और नॉन वेज अगर वो खाते हैं तो वो है। साथ में फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह ये उस लेडी की प्रेगनेंसी में ना हो। और आयरन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। साथ में कैल्शियम, क्योंकि वो एक बच्चे को नरिश कर रही है, तो इसलिए कैल्शियम रिच फूड खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और गुड फैट, जिसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ओमेगा 3 जो है वो भी लेना उनको ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी कि हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि डाइट से ही ये पूरा होगा। आप आज वो समय नहीं रहा जब हम पहले कहते थे कि भाई मेरा तो खाना बेस्ट है, क्योंकि आज ज़मीन में ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमें फ्रेश नहीं मिल रहा, टूटने के 12 घंटे में हम खा ही नहीं पा रहे, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, तो हमें वो बाहर से लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको सप्लीमेंट करेंगे, आप देखेंगे दैट इज़ अ स्मार्ट वे। या तो आप हार्ड वे करिए या फिर आप स्मार्ट वे करिए। तो हमारा अगर लाइफस्टाइल अपनी मदर जैसा नहीं है, जहाँ पर हमें सुकून था, घर के काम में ही हमें करना पड़ता था, आज हमें अगर इतने मल्टीटास्किंग रोल करने हैं, तो हमको ये स्मार्ट वे अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अपीलिंग वे में आपने बताया मीनाक्षी जी कि क्यों आज सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। एक्चुअली मैं इसी पे आना चाह रही थी कि सप्लीमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है, पर ये समझ नहीं आता है कि ये सही है कि गलत, बिकॉज व्यूज़ बहुत डिफरेंट है। पर आपने बहुत क्लैरिटी से बताया कि क्यों इसकी आवश्यकता है, और ख़ास तौर पर शहरों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये रीज़न आपने बताया, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते थे, खाना पूरा खा रहे हैं तो क्यों ज़रूरत है। जब लैक्टेटिंग मदर होती है तो क्या उसका न्यूट्रिशन वही होना चाहिए जो प्रेगनेंसी के दौरान उसने रखा है, कि कुछ उसमें बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल, वो दूध पिला रही है तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपकी डाइट में प्रोटीन होना ही चाहिए, क्योंकि आप अब एक बच्चे को फीड कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बैक पेन, लेग पेन ये स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी बोन्स जो है को कैल्शियम लॉस की वजह से, क्योंकि बच्चे को तो कंप्लीट आप दे ही रहे हो जी, तो वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम होना ही चाहिए, प्रोटीन होना ही चाहिए, और इससे अगर आपकी डाइट में है तो आप अपने बच्चे को भी अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। दोनों की हेल्थ में वो कंट्रीब्यूट करेगा। एक और जो प्रश्न इस समय मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि वेट बहुत बढ़ जाता है जिस समय, और ख़ास तौर पर ये तो पीसीओएस के भी एक लक्षण में मैंने कहीं पढ़ा था, आपने भी बताया कि वेट बढ़ता है क्योंकि जंक फूड ईटिंग ज़्यादा होती है। और बच्चों का आजकल बैठे बैठे स्क्रीन टाइम, वो सारी चीज़ें भी अगर हम मिला लें तो एक ओबेसिटी एक जनरल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो वेट लॉस कैसे किया जाए और न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी ना हो, तो ये दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए? हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने कहा। ओबेसिटी जो है वो एक पैंडेमिक बन गई है अब। पहले 10 में से एक मोटा होता था, आज हर 3 में से एक जना मोटा है। और आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर अगर बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंट ईटिंग, एंड वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का खाना। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी फूड है, और वो भी हम क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हैं, ज़्यादातर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन वो गुड है, उसमें फाइबर भी है साथ में। तो अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव करें कि अपनी डाइट के अंदर सैलेड और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना स्टार्ट करें, तो उससे क्या होगा, हमारी क्रेविंग्स भी हमें नहीं होगी, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रिफाइंड की वजह से क्या होता है कि उसमें फाइबर तो होता नहीं है, तो हमारा पेट फुल नहीं होता, और साथ में हमारा जो गट है, हमारी जो गट हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें बैड बैक्टीरियाज जो है उनकी रेशो बढ़ जाती है। गुड बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं, और वो बैड बैक्टीरियाज क्रेविंग्स क्रिएट करते हैं, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ब्रेन के साथ गट का कनेक्शन है। तो अगर गट डिस्टर्ब है तो आपको स्ट्रेस भी होगा और दूसरे हार्मोन्स इम्बैलेंस भी होंगे। तो इसलिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग रिफाइंड फूड्स को हम कम करें, और दूसरा जो हम फैट ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो रिफाइंड फैट यूज़ कर रहे हैं। घरों में जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। स्ट्रेस को मैनेज करें, और जिससे वो अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे और ओबेसिटी को
कंट्रोल कर पाएंगे। काफी कुछ आपने जो बताया वो डॉट्स जैसे होते हैं ना, हम लोग बिल्कुल। एक ड्रॉ करते हैं कि वो सब मिलते जाएंगे और वो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत मेजर एक हार्मोनल चेंज आता है महिला की लाइफ में जब मीनोपॉज होता है। तो मीनोपॉज जब होता है और उससे पहले जो पेरीमीनोपॉज होता है, वो पीरियड कितना इम्पोर्टेंट है अगर न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखा जाए तो? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव एक महिला के लिए उसके जीवन में आता है और बहुत सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में होते हैं और उसको भी समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। और ये उसके हमारा जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके और प्रोजेस्ट्रॉन जो है उनके इम्बैलेंस की वजह से ये होता है। इनके लेवल्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग, उसका वेट भी बढ़ जाना और चिड़चिड़ापन आ जाना उसके शरीर में, ये सारी चीज़ें वो महसूस करती है। तो एक तो सबसे चीज़ उसको ध्यान में रखनी है कि उसके विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है अगर हम अपनी हड्डियों को ठीक से ना देखें, क्योंकि हम लोगों की बोन डेंसिटी लेडीज़ की कम होती है और इस एज में बोन्स और ज़्यादा ब्रिटल और वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी विद K2 बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ ब्लैक कोहोश और सोय ले सकते हैं वो, सो दैट उनको वो जो हॉट फ्लैशेस और वो स्वेटिंग और ये सब होते हैं उसके अंदर उनको हेल्प मिले। तो इन चीज़ों का वो ध्यान रखें। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और इसी अच्छे से नोट के साथ इस कार्यक्रम को हम वाइंड अप करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में आज रही मीनाक्षी राणा जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और योग इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और महिलाओं में पोषण का महत्व इस ज़रूरी विषय पर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ और हमारे लिसनर्स के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू शालिनी जी। महिलाओं में पोषण का महत्व। अभी आप आहार एवं पोषण विशेषज्ञ मीनाक्षी राणा से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन एल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का वैश्विक प्रयास है। पूरे सितंबर माह को विश्व एल्जाइमर माह के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 21 सितंबर को एल्जाइमर सोसाइटी द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में आकाशवाणी को एल्जाइमर के बारे में बताते हुए आप हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। 21 सितंबर ऐसा एक दिन है जहाँ पे जो डिमेंशिया की बीमारी होती है, मुख्य करके अल्जाइमर्स डिमेंशिया, उसके अवेयरनेस के लिए की जाती। अब अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक प्रकार का डिमेंशिया है और डिमेंशिया जो है वो उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के डिमेंशियाज आते हैं, जिसमें मुख्य कारण होता है अल्जाइमर्स। इसमें धीरे धीरे याददाश्त कम होती है, रास्ते खोने लगते हैं, शब्द नहीं आते हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ होती है, पढ़ने लिखने में गड़बड़ होती है, सोचने में समझने में गड़बड़ होती है और धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में वो दूसरे मनुष्य पे निर्भर होने लगता है, कपड़े पहनने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए डिपेंडेंट हो जाता है किसी और के ऊपर। तीसरे स्टेज में मरीज बिस्तर पे आ जाता है और बोलना वगैरह बिल्कुल कम हो जाता है, एकदम म्यूट जैसा हो जाता है। तो तीसरे स्टेज पे तो बिल्कुल ही पूरा डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। ये अल्जाइमर्स की बीमारी जो है ये धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती है। अगर हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ें, जब वो बीमारी मतलब बहुत अर्ली स्टेज में है या बहुत हल्के फुल्के याददाश्त की परेशानी है, तो हम उसका इलाज भी हम जल्दी से कर सकते हैं और उसको बढ़ने से रोकथाम कर सकते हैं। अल्जाइमर्स की बीमारी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ तो होते हैं जो हम नहीं मॉडिफाई कर सकते या हम उसको बदल नहीं सकते, जैसे बढ़ती उम्र एंड जेनेटिक्स, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। पर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में हैं और हम बदल सकते हैं। उसमें से मुख्य है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मेन है कि हमको एक्टिव रहना है, अपने पैरों पे रहना है, ज्यादा समय बैठना नहीं है। पाया गया है 8 घंटे से ज्यादा अगर हम बैठेंगे तो डिमेंशिया ज्यादा होता है। इसके अलावा वॉकिंग करनी चाहिए या फिर कोई भी नई एक्टिविटी जैसे एरोबिक्स सीख ली या डांस सीख लिया बुढ़ापे में, या फिर कंप्यूटर चलाना सीख लिया या कोई नई भाषा सीख ली, कोई भी नई चीज सीखी, आपने पजल्स किए, आपने स्क्रैबल किया, वर्डल किया, इससे भी ब्रेन एक्टिव रहता है। बेसिकली ब्रेन और शरीर को एक्टिव रखना है। अभी आप डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी से ली गई ये बातचीत सुन रहे थे। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में।
श्रोताओं, सितंबर माह को पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। क्या होती है ये बीमारी और क्या होते हैं इसके लक्षण, कुछ उपचार हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीजों पर जानकारी अब हम आपको देंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सुनते हैं ये वार्ता आलेख डॉक्टर दिव्या गर्ग का, असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, वाचक स्वर रविंद्र सिंह का। सितंबर का महीना पीसीओएस अवेयरनेस महीना है। ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव आयु समूह में देखा जाता है, अर्थात 15 से 45 वर्ष की महिलाओं में। इसका नाम पीसीओएस इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं। इस बीमारी के होने से महिलाओं को बहुत ज्यादा, बहुत हैवी और साथ ही बहुत देर से पीरियड्स आते हैं। चेहरे पर बाल आ जाते हैं और छोटी छोटी तेल कोशिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें एक्ने कहते हैं। त्वचा काली पड़ जाती है, पेट में दर्द रहता है और गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है। श्रोताओं, अब आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। पहला, अंडा न बनना, इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ज्यादा होना और ओवरीज में छोटे छोटे अंडों का होना। ये लगभग 4 से 18% मरीजों में देखा जाता है। भारत की बात करें तो हर 5वीं महिला में इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं। इसका कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, पर आमतौर पर ये अनुचित खान पान की वजह से होता है। ये जानलेवा नहीं है, इसीलिए लोग इसके बारे में ज्यादा सजग नहीं रहते। ज्यादातर किशोर अवस्था के समय इसकी शुरुआत होती है। इसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर कंट्रोल में रखा जा सकता है। जरूरत है कि हमें इसकी डायग्नोस्टिक फीचर्स के बारे में अच्छे से पता हो और तभी हम इसके प्रति सही रूप में जागरूक हो सकेंगे। मुख्यतः इसमें माहवारी देर से आना, ज्यादा आना, कभी कभी ये कम भी आती है, जिसके कारण महिला गर्भवती नहीं हो पाती है। दूसरा है मेल हार्मोन ज्यादा होना। तीसरा है अल्ट्रासाउंड में बड़े बड़े अंडाशय मिलना, जिनमें छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। इसको डायग्नोज करने से पहले एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, हाइपोथायराइडिज्म, हाई प्रोलैक्टिन नहीं होने चाहिए। चौथा, इससे पेट बढ़ जाता है, इंसुलिन से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और आदमी थका थका महसूस करता है, जैसे उसमें जान ही ना हो। इस हार्मोन से बाल की जड़ों पर ज्यादा तेल पैदा होता है, जो कि जड़ों को ब्लॉक कर देता है और कई बार हेयर फॉल भी ज्यादा हो जाता है। ऐसी महिलाओं में डायबिटीज टाइप 2 हो सकती है और इसमें गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है। गर्भाशय का कैंसर हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, रात को सोने में दिक्कत हो सकती है, वो तनाव में रह सकती है, उनके लीवर में फैट जमा हो जाता है और 80% ऐसी महिलाओं का वजन ज्यादा हो जाता है, लेकिन 20% वे कमजोर होती हैं और उनकी बीमारी पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये तभी पता चलता है जब वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। इस अवस्था में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन कम हो जाता है, जिससे गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, वो सारी धमनियों में जमने लगती है, जिससे कि दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब महिला गर्भवती होती है तो उसके अबॉर्शन का भी डर बना रहता है। टाइम से पहले बच्चा होने का भी डर रहता है, जिसे प्रीमैच्योर डिलीवरी कहते हैं। आइए अब इसके कारणों को भी जान लेते हैं। ये या तो हेरिडिटी, जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है। इसमें ये बीमारी हम अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं और इसमें महिला अगर अच्छी खाने पीने की आदत नहीं रखती या लेटी रहती है, काम नहीं करती, तो उसके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पीसीओडी हो जाता है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, जिसमें हमें बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं और उनमें छोटी छोटी सिस्ट होती हैं। और दूसरा, सारे हार्मोन टेस्ट करने होते हैं। माहवारी के दूसरे दिन खाली पेट ग्लूकोज और इंसुलिन भी चेक किया जाता है, खाली पेट और ग्लूकोज पीने के बाद। आइए अब इसके इलाज के बारे में भी जानते हैं। इसका सबसे अच्छा और उत्तम इलाज है कि आप बैलेंस डाइट खाएं, वजन कम करें, कुर्सी पर कम बैठें, हमेशा कार्यरत रहें, अपनी बॉडी को हमेशा मोशन में रखें, धूम्रपान ना करें, मदिरा का सेवन ना करें, अपने आहार में कैलोरीज कम करें, रात को खाना हल्का खाएं, मीठा और तला हुआ खाना कम करें, अपने खाने में फल, सब्जियां, दाल, चने, नट्स, मछली, अंडा और टोंड दूध का प्रयोग करें। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पिएं। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर मिलना चाहिए। आपको फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए और स्ट्रेस में नहीं रहना है। अपनी लाइफ में ये चेंज करना बहुत जरूरी है। जब ये चीज कारगर ना हो तो डॉक्टर की सलाह से
माहवारी को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकते हैं, जो कि माहवारी को रेगुलर बना देंगे, अनचाहे बाल कम कर देंगे और हार्मोन भी कम कर देंगे। इससे कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम आती है जिससे कि बाल कम हो जाएं। अगर गर्भधारण में दिक्कत हो रही है तो कई दवाइयां हैं जिससे गर्भधारण करने में आसानी हो सकती है। तो मूल मंत्र यही है कि वजन कम करो, खाना पीना घर का बना हुआ खाओ। जो खाना आपको कभी कभी खाना चाहिए वो हफ्ते में या महीने में एक ही बार खाएं, बार बार नहीं खाएं। तला हुआ रोज नहीं खाएं और हमेशा अपनी बॉडी को कार्यरत रखें। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जिसको कि हमेशा काम की जरूरत है, तो इसको आप स्वस्थ रखने के लिए हमेशा बढ़िया खाना खाएं और हमेशा कार्य करते रहें, जिससे शुगर कम होती है। डीप फ्राइड फूड्स या केवल शुगर या तली हुई चीजों का सेवन कम से कम करें। मेडिटेरियन डाइट बहुत ही शक्तिशाली है। ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कम करती है। हाई प्रोटीन डाइट खाने से भी बहुत फायदा होता है। हाई फाइबर डाइट खाने से भी बहुत अच्छा रहता है। विटामिन डी डिफिशियंसी से भी ये बीमारी बढ़ती है, तो विटामिन डी का भी सेवन जरूर करें। जैसे ही बीमारी हो अपने आप अपने को एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। सरकार ने इसके लिए बहुत ज्यादा कार्य किए हैं, जैसे जगह जगह पार्क में जिम बना दिए हैं। और योग कीजिए। योग से हमारे शरीर में शक्ति आती है और हमारा मन शांत रहता है और इससे हमारा वजन भी कम बढ़ता है। जगह जगह सरकार कैंप लगा रही है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि घर का बना हुआ खाना ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। किसी भी तरह का जंक फूड हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए बहुत सारी हेल्थ एजेंसी जगह जगह जाकर कैंप का आयोजन करती हैं और फ्री न्यूट्रिशन डाइट काउंसलिंग भी करते हैं। हमारे थोड़े से अज्ञान की वजह से हमारे शरीर का बहुत नुकसान हो जाता है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा और हमारा स्वास्थ्य ही हमारे उज्जवल भविष्य की पहचान है। अभी आप पीसीओएस पर ये महत्वपूर्ण जानकारी सुन रहे थे। आलेख था डॉक्टर दिव्या गर्ग का, वाचक स्वर था रविंद्र सिंह का। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।